बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, जैसा कि पिछले वाले व्लॉग में मैंने कहा कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई अहम और मसरूफ दिन था। अब इस दिन के इब्तिदा में ही अहम तरीन मामलात सामने आए, जिनमें अहम तरीन जो केस था वो था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील, जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ और उन्हें मुलाजमत से फारिग करने से मुतालिक दायर कर रखी थी। अब गुज़िश्ता रोज आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डायरेक्टिव्स दी थी कि जी आप जो अक्यूज्ड है, यानी जिनके भी आप नाम ले रहे हैं, उनको आप फरीक बनाएं। तो गुज़िश्ता रोज जो एप्लीकेशन दाखिल हुई, जो आपकी स्क्रीन पर भी है, कि उसमें जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और अपना ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मुरवत और ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई और मोहम्मद अनवर खान कांसी फार्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अरबाब मोहम्मद आरिफ द फार्मर रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और जो ये सेक्रेटरी भी थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और इनके हवाले से कहा गया। और फिर इन्होंने जो एक क्या कहते हैं उसको तरमीम शुदा इन्होंने जो दरख्वास्त दाखिल की, उनमें इन अफराद को या इन शख्सियात को फरीक बनाया गया। अब गुज़िश्ता रोज जो चीज देखी सामने आई, उसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कुछ हो रहा है, कहीं गड़बड़ है, या फिर इस केस को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें या तो हामिद खान इस्तेमाल हो रहे हैं, या तो फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई तो इस्तेमाल हो रहा था, और बिलाखिर वो शक्कों को शुबहात सही साबित हुए और फिर केस खराब कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज जो समाअत हुई, उसी समाअत के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम खारिज करवाया गया। फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से जो फैसला करवाया जा रहा था, उस फैसले की बुनियाद पर बेनिफिशियरी था वो कौन था? यकीनन वो इमरान खान था, और फिर इमरान खान का नाम भी लेने से इज्तनाब किया गया और उनको फरीक नहीं बनाया गया। इस तरह दो ब्रिगेडियर्स भी इनमें से माइनस हो गए, और नोटिस किसको जारी हुए? जनरल कमर जावेद बाजवा को, अपना माजरत के साथ जनरल फैज हमीद को, और दो ब्रिगेडियर्स को, और एक चीफ जस्टिस को, और एक रजिस्ट्रार को। तो जो मरकज था, यानी एक अपना डीजीसी, उसकी क्या हैसियत होती है? वो एक मेजर जनरल था, उसकी क्या हैसियत थी? क्या मतलब ऐसा नहीं था कि उनके पीछे कोई तो था जो उनको हिदायत दे रहा था, कोई तो था जो किसी को किसी प्रोजेक्ट की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो वो चीजें कहाँ गई? क्यों जो है वो इन चीजों को इस तरह फेंक दिया गया कि उनको मतलब हैरत हुई कि जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम ही खारिज कर दिया गया, एक आध ब्रिगेडियर्स का नाम खारिज कर दिया गया, इमरान खान का नाम नहीं आने दिया गया, इमरान खान को प्रोटेक्ट किया गया। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि, और फिर जिस तरह चीफ जस्टिस बार बार जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से कह रहे थे कि क्या है, आपको पेंशन चाहिए, वो तो हम आपको वैसे ही दिलवा देते हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप? मतलब वही चीज जो अपना टॉप सिटी के केस में की गई थी कि आप यहां क्या करने आए हैं? आप थाने पर गए, आप डिफेंस मिनिस्ट्री में गए, जनरल फैज के खिलाफ वहां जाए ना। तो क्या हुआ? जो टॉप सिटी का ऑनर था वो कहां गुम हो गया? कहां गई वो दरख्वास्त? किस थाने में दरख्वास्त गई? अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपना डिफेंस में दरख्वास्त दाखिल हुई तो फिर उसका मतलब कोई तो चीज सामने आती। इस वक्त तक इतना सीक्रेट रखा गया उसको? नहीं, ऐसा नहीं है, दरख्वास्त दायर ही नहीं हुई। अगर दरख्वास्त दायर होती तो फिर हकायक कुछ और होते। और सेम इसी तरह इस केस में भी हुआ। अब जाहिर है कि जनरल अपना लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अदालत में अगर आते हैं, तो अव्वल तो वो आएंगे नहीं, अगर वो आकर बयान हल्फी देते हैं, जिस तरह उन्होंने एक सहाफी के सामने बहुत सारे जब सवालात उठ रहे थे, तो जब उन्होंने एक सहाफी को मैसेज किया था, उनको कहा था कि जी मैं क्या कर रहा था? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, जाहिर है मेरी क्या औकात थी, मुझे तो जो ऊपर से कहा जाएगा मैं वही करूंगा, मैं तो अमल दरामद करने वाला था। तो जाहिर है एक डीजीसी का अब जो है वो जब आर्मी चीफ का ऑर्डर आता है तो फिर डीजीसी बेचारा क्या करेगा? तो उस वक्त फैजाबाद धरने के हवाले से या फिर इस बेंचेस को मैनेज करने के हवाले से
जनरल फैज हमीद जो भी कर रहे थे, क्या उसके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं थे? क्या जनरल कमर जावेद बाजवा ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रहे थे कि उसका बेनिफिशियरी इमरान खान था, कि बाद में इमरान खान को आरटीएस बिठा के जितवाया गया और फिर अब इमरान खान भी माइनस हो गया, जनरल कमर जावेद बाजवा भी माइनस हो गया। तो इस तरह ये करके अब अगर जनरल फैज नहीं आता, कोर्ट क्या कर लेगी? फैजाबाद धरने में क्या कर लिया, टॉप सिटी में क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सके ना। तो इसमें क्या करेंगे? आखिर में यही होगा कि शौकत अजीज सिद्दीकी को पेंशन और उसके जो वाजबात हैं वो देकर घर रवाना कर दिया जाएगा। हाँ, दो चार अल्फाज फॉर्मेलिटी के कह दिए गए जनरल फैज हमीद के खिलाफ तो कह दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा ऐसा। इसके अलावा नाज़रीन हम आते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद आपको पता है कि शेड्यूल जारी कर दिया है। नाज़रीन, जारी किए जाने वाले शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। शेड्यूल के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे और 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी और शेड्यूल के तहत कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2024 है, जबकि 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर 2024 होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे और फिर 8 जनवरी को पोलिंग होगी। अब दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बहाल कर दी और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को कराई जाएगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का इनेकाद 9 दिसंबर को किया जाएगा। अब नाजरीन देखें, यही चीजें हैं कि ये इलेक्शन शेड्यूल जारी होना था। अब क्या इलेक्शन के शेड्यूल जारी होने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है ना। इसके अलावा नाजरीन बात करते हैं हम कि शोएब शाहीन साहब वो कुछ जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के लिए या उनमें शिरकत के लिए लाहौर से कोयटा रवाना हुए थे और फिर वहां पर उनके साथ बहुत बुरा हुआ। कोयटा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनसे कहा गया कि भाई आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप वापस जाएं या फिर 3 एमपीओ के तहत आप गिरफ्तारी दे दें। तो शोएब शाहीन साहब ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वापसी को तरजीह दी और फिर वो वापस आ गए। यानी अब ये है कि जो सूबे हैं, अब सूबे भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नो गो एरियाज बनते जा रहे हैं। अब एक सूबे के लोग दूसरे सूबे के लोगों को डिपोर्ट किया करेंगे। अब लोग जो है वो डिपोर्ट होंगे। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त आवाम के लिए अच्छी खबर कि जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी कर दी गई है। अब इसमें जो हाई स्पीड डीजल है जिसकी पहले कीमत थी 289.71 रुपीज और अब जो उसकी न्यू प्राइस होगी वो 267.37 यानी 14 रुपए और 60 पैसे 14 रुपए इसकी कीमत में कमी की गई है। और इसके अलावा हाई स्पीड डीजल जो पहले 289.71 रुपीज थी, अब वो 276.21 यानी 13 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। अब केरोसिन ऑयल जिसकी पहले कीमत 201.16 रुपए थी, अब उसकी कीमत 191.2 रुपए होगी, यानी मजमूई तौर पर इसमें 10 रुपए 14 पैसे की कमी की गई है। अब लाइट डीजल 175 रुपए 93 पैसे था, अब उसकी कीमत एक नई कीमत उसकी 164 रुपए 64 पैसे होगी, यानी मजमूई तौर पर 11 रुपए 29 पैसे की कमी की गई है। ये आवाम के लिए बहुत खुशखबरी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पेट्रोल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं, डॉलर मुसलसल कम हो रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। पहले कहते थे कि डॉलर जब मुस्तहकम होगा तो महंगाई कम होगी। पहले कहा जाता था कि पेट्रोलियम प्राइसेस जब नीचे आएंगी तो महंगाई कम होगी। महंगाई कम नहीं हो रही, ना तो ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी रूनमा हो रही है। असल चीज यही है कि ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी होगी तो हर चीज की प्राइस नीचे आएगी। यानी जो अपना फार्म टू मार्केट जो डिस्टेंस है या जो गाड़ियां लेकर आती हैं, जाहिर है कि जब किराए में कमी हो जाएगी तो फिर
जो फार्म टू मार्केट का जो एक्सपेंस जो अखराजात होंगे उसमें भी कमी आएगी। फिर मार्केट टू जो है वो रिटेलर्स, वहां तक जो माल सप्लाई होता है यकीनन उनकी कीमतों में भी कमी होगी। और जो एक सूबे से दूसरे सूबे सब्जियां, फ्रूट और जो चीजें आती हैं, अगर जो है उनकी कीमतों में कमी हो जाएगी तो यकीनन उनकी कीमतें भी नीचे आएंगी। और इसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो अपना आटा और फिर खाद और ये चीजें जाती हैं, तो जब ये कीमतें कम होंगी तो इनकी कीमतों में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता और ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं और कहने के लिए अच्छी लगती हैं। और जितनी भी आप कमी कर लें, महंगाई को खत्म करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाएंगे। और ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत की, लेकिन इस तरफ हुकूमत का कोई ध्यान नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर अमान अल्लाह।